Hello students, today we will discuss about electric flux Gauss theorem and applications of Gauss theorem. तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स हुआ कि किसी भी बाउंडेड रीजन से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसी नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. तो डिफिनेशन हमने देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through any bounded region or given surface is known as electric flux. That means कि जैसे हमने एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इसमें एक कोई बाउंडेड सरफेस रखा, इस बाउंडेड सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसी नंबर्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे. क्या कहा हमने कि इस बाउंडेड रीजन से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट टाइम पास करेंगी उस लाइंस के नंबर को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे. तो हमने डिफिनेशन लिखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी बाउंडेड रीजन आर द गिवन सरफेस. दैट मीन्स कि कोई भी बाउंडेड सरफेस ले लेते हैं तो हमने इसके आगे इसका और मॉडिफिकेशन किया तो लिखा लेट ई बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीए वेक्टर is the area vector, then the electric flux is given by phi E equal to E dot dA vector. तो हम लोगों ने कहा phi E, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिनोशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi E. तो ये हमने लिखा phi E equal to E dot dA vector. दूसरी चीज, अब हम लोग बात करते हैं कि इस E dA वेक्टर को और आगे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं. तो हमने लिखा दस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अभी हमने क्या कहा कि एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिया और इसमें एक बड़ा सा सरफेस कोई ले लिया, तो इस बड़े से सरफेस को कैलकुलेट करने के, उस बड़े से सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या कि एक सबसे पहले छोटा सा यूनिट वेक्टर लेंगे, छोटा सा कंपोनेंट लेंगे और उस छोटे कंपोनेंट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे. सरफेस इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड्स का नंबर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और भी हम लोग अगर मॉडिफाई करना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी सरफेस से पास होने की रेट है, यानी कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी बाउंडेड रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या कहा हमने ये कहा द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी बाउंडेड रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो यहाँ पे हमने वो डिफिनेशन नहीं लिखा लेकिन अभी बता दिया. या फिर दूसरा डिफिनेशन इस फार्मूले की सहायता से कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये डिफिनेशन तब बोलेंगे जब हमें ये सारे डिफिनेशंस लर्न ना हो, तब के केस में हम कहेंगे इस फार्मूले से डिफिनेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. क्या कहेंगे कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो वही हमने कहा phi E equal to E dot dA. E dot dA की अगर बात करते हैं तो E dot dA हम बार बार क्यों कह रहे हैं? तो E dot dA का मतलब ये हमने ये पूरा एक सरफेस लिया है और इसका एक छोटा सा कंपोनेंट dA वेक्टर है. जैसे हमने एक ये ऑब्जेक्ट लिया और इसका एक छोटा सा कॉर्नर है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कितना है? एक छोटा सा एरिया का पार्ट कितना है? dA. तो टोटल का एरिया है टोटल का एरिया है A और एक छोटा सा कंपोनेंट है उसका dA. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? dA से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसको कैलकुलेट करेंगे और dA से पास करने के बाद इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ये हमें फाइंड आउट होकर के मिल जाएगा. क्लियर? तो हमने लिखा, क्या कहा कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच एक सरफेस रखा हुआ है, एक सरफेस जिसका एरिया A है, जिसका एक छोटा सा कंपोनेंट dA वेक्टर है और dA वेक्टर से अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कहा दस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ फ्लक्स कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं देन द इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ
linked with a surface in the electric field may be defined as the surface integral. surface integral का मतलब क्या? एक छोटे से कंपोनेंट्स का निकाल करके उसका सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं. सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब उसके ओवरऑल एरिया के लिए कैलकुलेट कर लें तो उसको हम लोग कहेंगे सरफेस इंटीग्रेशन. तो क्या कह रहा है? बी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस. और हमने कहा कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. इसको और आगे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? और लिखना चाहें तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा. क्लियर है? इसको और आगे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा और डी ए. अब अगर देखा जाए तो डीए की वैल्यू क्या हो सकती है? तो डीए की वैल्यू अगर बात किया जाए तो डीए की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं. हमने क्या कहा कि एक ये हमने लिया है सरफेस और उस सरफेस टोटल सरफेस का एरिया जो है ए है और इसका एक छोटा सा कंपोनेंट डीए है. तो छोटे से कंपोनेंट्स के बहुत सारे टुकड़े को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन मिलेगा. डीए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं. तो क्या मिलेगा हम लोगों को? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. क्लियर है? अब देखा जा कि फाई ई की वैल्यू जो है किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा? तो अगर यहां पर एंगल की बात करते हैं तो एंगल पर ही डिपेंड करेगा. अगर 0 डिग्री हो जाए cos 0 तो उस कंडीशन में फाई ई की वैल्यू मिलेगा ई ए क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है. अगर 90 डिग्री पर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पैरेलल रखा हो, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस सरफेस से, उस बाउंड्री रीजन से, वो मैक्सिमम होंगी. और अगर वही बात किया जाए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो परपेंडिकुलर हो जाए तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो 0 होगी. क्यों होगी? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है. क्लियर है? तो हमने इसको कह दिया कि फाई इक्वल टू हमें क्या मिल गया? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी पास करती हैं किसी बाउंडेड रीजन से, किसी सरफेस से, उस नंबर को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. यहां से अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी तो इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. डायमेंशन भी हम लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं. डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग न्यूटन का जानते हैं कितना? mL/t-2. m का कितना होगा? यानी मीटर स्क्वायर है तो इसका कितना? L2. क्लियर? और इसका कितना हो जाएगा? 80. तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? mL3t-3a-1 ये हो जाएगा इसका डायमेंशन. अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हमने अभी बताया क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है. क्लियर है? अब देखा जाए तो हम लोगों ने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो नंबर होगा. और नंबर जो है, नंबर में केवल मैग्नीट्यूड होता है ना कि डायरेक्शन होता है. इसलिए हम लोगों ने कह दिया यहां पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी. स्केलर क्वांटिटी कहने का रीजन केवल ये है क्योंकि ये नंबर है और नंबर कभी भी डायरेक्शन के साथ नहीं आता. इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी ना कि वेक्टर क्वांटिटी होगी. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों की होगी गॉस थ्योरम. और गॉस थ्योरम को डिफाइन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगी हम लोगों की गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम के लिए बात करते हैं कि आखिर गॉस थ्योरम होता क्या है. तो अगर गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस थ्योरम में हम लोग कहते हैं कि गॉस नामक साइंटिस्ट ने
किसी बाउंडेड सरफेस से, किसी इनक्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया और उसी फार्मूले को कहते हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो गॉस थ्योरम में हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through any bounded region is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या कहा कि कोई भी इनक्लोज सरफेस है, हमने एक ले लिया इनक्लोज सरफेस और इस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू। तो अगर इसी क्यू का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया जाए तो इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे और इसी को क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम कहते हैं। तो देन फ्रॉम थ्योरम देन फ्रॉम थ्योरम क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया? फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अब देखा जाए, यहां पे हम लोग बात करते हैं कि गॉस थ्योरम में हम लोगों ने डिफाइन किया। गॉस थ्योरम में हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के नियमानुसार, गॉस के थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any bounded region is given by the 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface। मतलब ये हुआ कि उस सरफेस ने जितना भी चार्ज अपने अंदर होल्ड किया हुआ, कंटेन किया हुआ है, उसमें 1 by epsilon naught का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही उस सरफेस से, उस बाउंडेड रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने का नंबर होगा और इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर कहेंगे। क्लियर है? अब देखा जाए इसका कुछ कंक्लूजन भी है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर एक, तो ये इसका कंक्लूजन केवल है, इससे एक अनदर रिजल्ट भी मिल सकता है हमें। क्या मिल सकता है? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला ऊपर लिखा फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अगर बात करते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 देन फाई इक्वल टू कितना? ई ए। क्लियर है? और अभी हम लोगों ने गॉस थ्योरम से लिखा कि फाई ई इक्वल टू होगा हम लोगों का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखा जाए इसको और इसको एक साथ कंपेयर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? ई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो और भी क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। एक फार्मूला हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का यह भी मिल गया जो कि इसके पिछले चैप्टर में यूज हो सकता है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हुआ। इसको और आगे करना चाहें तो एरिया, अगर बात करते हैं इनक्लोज सरफेस, इनक्लोज सरफेस का मतलब क्या होगा? नियर अबाउट स्फीयर के शेप का होगा, 3D ऑब्जेक्ट होगा। और 3D ऑब्जेक्ट होगा तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कह देते हैं कि वो इनक्लोज सरफेस क्या है? एक स्फीयर के फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हमने कह दिया एरिया की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई आर स्क्वायर। तो देन क्या मिलेगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट, एक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ
पॉइंट। तो सेम फार्मूला यही आया था, क्या आया था, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि गॉस थ्योरम से भी इस फार्मूले को हम लोग चाहे तो कंक्लूड करके कैलकुलेट कर सकते हैं।